वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने फेडरलिज्म, इसके फीचर्स, इसके टाइप और किस तरह का फेडरलिज्म हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे देश को फेडरल बनाती है, मीन्स किस तरह से हमारे देश में फेडरलिज्म को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले देख ही लिया था कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी और उस डाइवर्सिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब हम अपने देश की बात करते हैं जो कि एक विशाल देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं, धर्म और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। किस तरह से इस डाइवर्सिटी को सॉर्ट आउट किया गया, तो इस डाइवर्सिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में फ्रीडम के बाद देश का डिवीज़न हुआ, पाकिस्तान बना, मीन्स देश में बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, जिसके बाद लाखों लोग जो है इसमें दोनों तरफ मारे गए। तो इससे बचने के लिए मीन्स संविधान में ऐसे प्रोविज़न किए गए कि ताकि फिर किसी तरह से इस तरह की चीज़ें ना हो। तो आइए अब हमारे देश में फेडरलिज्म के 7 फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ये सारे फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनका प्रोविज़न है। तो संविधान में दो तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह की गवर्नमेंट्स का प्रोविज़न है। एक तो है यूनियन गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। और बाद में एक और टायर जो है इसमें जोड़ दिए गए, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज़ एंड पंचायत इन विलेजेस। तो सबसे पहला फीचर्स है यूनियन लिस्ट इंडियन फेडरलिज्म का। तो इसमें जो है नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े मामले जो है जुड़े होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला, फॉरेन अफेयर्स में विदेशों से जुड़ा मामला, बैंकिंग में पैसे का लेन देन, कम्युनिकेशन और करेंसी, क्योंकि ये एक ऐसे मैटर्स हैं जो कि पूरे देश से जुड़े हैं। तो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, तो इनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इन मामलों पर लॉज बनाने का राइट है। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से जुड़े मामले होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। सो ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन सच मैटर्स। नेक्स्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है कॉमनली जो है आपस में जुड़कर जो है लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन, दोनों सरकारें इन पर कानून बना सकती हैं। यदि इन दोनों लॉज में टकराव की सिचुएशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया लॉ है वो प्रिवेल करेगा, लागू होगा। लेकिन वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में नहीं आते, जैसे कि सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आया है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न यूनियन गवर्नमेंट के पास इन बचे हुए सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का राइट है। हमने पीछे नोट किया है कि बहुत सारी फेडरेशन जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द्वारा फॉर्म हुई हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स हैं उनमें पावर का डिवीज़न एक जैसा नहीं है। कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कम पावरफुल है, कहीं पे सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है एक जैसे पावर रखती हैं। इसलिए सभी स्टेट का स्टेटस का पावर एक जैसा नहीं है, खासकर हमारे देश में। जैसे कि हम बात करते हैं हिमाचल की, जिसका स्टेट को स्पेशल स्टेटस है। इसके अलावा बहुत सारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनमें भी जो है स्पेशल स्टेटस है। तो हिमाचल की बात करें तो इसमें जो है किसी भी अदर स्टेट्स का पर्सन जो है वो ना तो लैंड खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, और ना ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह से इंडियन यूनियन में बहुत कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत ही कम पावर है। देश में कुछ ऐसे एरिया जिनका एरिया बहुत ज़्यादा कम है, बहुत छोटा है, जिनको किसी भी स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है नहीं मिलाया जा सकता है। एरिया जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और देश की राजधानी दिल्ली, ऐसे ही इलाके हैं, इनको यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है, मीन केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। इन यूनियन टेरिटरी के पास स्टेट की पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए स्पेशल पावर है। नेक्स्ट इज़ पावर की शेयरिंग। पावर की शेयरिंग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है। इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को आसानी से नहीं बदला जा सकता है, मीन देश की पार्लियामेंट भी इसको जो है बदल नहीं सकती है।
जब तक कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों मीन्स जो अपर हाउस है जो लोअर हाउस है दैट इज़ राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो है इसको 2/3 जो वोटिंग जो है नहीं मिल जाती। इसके अलावा जुडिशरी जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी की तरह जो मॉनिटरिंग की तरह बिहेव करता है। इनके अलावा जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन को देखती है। मीन्स लॉज में एक्सपर्ट होने के कारण जुडिशरी जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन को देखती है कि ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पावर की डिवीज़न को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह एक तरह से डिसीजन मेकर की तरह काम करता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स रेज़ करने की पावर है ताकि जो गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं जो डेली यूज़ के लिए उसके जो खर्चे हैं वो पूरे हो सकें। नेक्स्ट, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? किस तरह से जो फेडरलिज्म है हमारे देश में जो है प्रैक्टिस किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए, लेकिन ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। ये सक्सेस हुआ है हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके चलते। इसने फेडरलिज्म के साथ साथ फेडरलिज्म को तो बनाए रखा है, साथ में जो डाइवर्सिटी है उसको भी जो है बनाए रखा है। मीन्स डाइवर्सिटी जो को सॉर्ट आउट करने में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसमें सबसे पहला फीचर्स था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मीन्स लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट्स की फॉर्मेशन। लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट्स की क्रिएशन हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे पहला टेस्ट था। यदि आप भारत के पॉलिटिकल मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1947 से लेकर 2013 तक जो बदलाव हुए, जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से नई स्टेट्स को पुरानी स्टेट्स को तोड़कर नई स्टेट बनाई गई। ये इसलिए किया गया ताकि एक ही तरह की जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे वो एक ही स्टेट्स में रहें। कुछ स्टेट्स जो हैं भाषाओं के आधार में जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर नहीं बनाई गई, जबकि कॉमन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर क्रिएट की गई। स्टेट्स जैसे कि नागालैंड और उत्तराखंड इसी तरह से बनी स्टेट्स थी। लेकिन भाषा के आधार पर जो स्टेट की फॉर्मेशन की डिमांड जब उठी, जो नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ये डर था कि अगर स्टेट्स के लैंग्वेज के बेस के ऊपर अगर स्टेट्स की क्रिएशन की जाएगी तो देश बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। मीन्स देश जो और भी ज़्यादा यूनाइट हुआ। मीन्स ये जो प्रैक्टिस थी लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट्स की क्रिएशन, इससे जो और भी ज़्यादा यूनिटी बढ़ गई। तो ये एक सेफ़ एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनी, जैसे कि पंजाबी, हरियाणा में हरियाणा की स्टेट्स, इसके अलावा हिमाचल जो है इस तरह से बनी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड टेस्ट वो था लैंग्वेज पॉलिसी कि किस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, कौन सी लैंग्वेज जो है स्टेट्स यूज़ करेगी। इंडियन फेडरेशन के लिए जो ज़रूरी बदलाव था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। हालांकि जो मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज जो हमारे देश में बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी, जो कि 46% ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा यूज़ की जाती है। हिंदी के अलावा 23 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अपनी जो प्रोविज़नल लैंग्वेज है, मीन जो स्टेट की लैंग्वेज है उसका यूज़ कर सकता है। उस लैंग्वेज में वो जो है उसको एग्ज़ाम को दे सकता है। स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। गवर्नमेंट ज़्यादातर वर्क उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में करती है, जैसे कि केरला की मलयाली, पंजाब की पंजाबी। तो ये एक प्रोविज़न जो है दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीलंका के उलट हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदी के प्रयोग को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। मीन्स जो कॉमन लैंग्वेज एक बड़ी लैंग्वेज जो थी उसको यूज़ इनकरेज नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश का जो ऑफिशियल यूज़ था वो 1965 में बंद कर दिया गया था। हालांकि बहुत सारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। तमिलनाडु में इसको लेकर बहुत ज़्यादा वॉलेंट प्रोटेस्ट हुआ, तो इसको लेकर ही उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल यूज़ के लिए परमिशन दे दी। हिंदी का प्रमोशन जो था भारतीय सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी बनी रही, लेकिन हिंदी के प्रचार का मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसके ऊपर जो है इसको जो है ज़बरदस्ती लागू करे। जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके द्वारा जो कोऑर्डिनेशन बनाया गया उसने हमारे देश में श्रीलंका जैसी सिचुएशन नहीं बनने दी। नेक्स्ट
फीचर है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन है आपस में, उसने भी जो है फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स, पावर की शेयरिंग जो है वो तभी वर्क कर पाए हैं, जो इस तरह से कर पाए हैं कि किस तरह से हमारी जो रूलिंग पार्टीज़ हैं और जो लीडर्स हैं इस अरेंजमेंट्स को फॉलो किया है। मेन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो करती आई हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता रहा है। क्योंकि लंबे समय से एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है मीन सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों एक ही तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस मीन जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाती थी। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर दोनों सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसी सिचुएशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसकी पावर को अंडरमाइन में कमज़ोर करने की कोशिश करती है। तो ये सारा सेटअप 1998 के बाद बदला, जब रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने लगी। मीन बहुत सारी जो इलेक्शन में वो सीट्स जो है जीतने लगी, जिनकी वजह से सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो सेंटर में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार क्या हो जाता था कि जो लोकसभा चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती थी। मेजॉरिटी मीन्स मोर देन हाफ टोटल सीट्स का मोर देन हाफ सीट जब हासिल नहीं कर पाती तो वो सरकार नहीं बना सकती थी। तो इस वजह से उनको जो है रीजनल पार्टीज़, जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी, उनके साथ मिलकर जो है सरकार बनानी पड़ती थी। तो इस तरह से बनी सरकार से ही जो है कोलिशन गवर्नमेंट का राइज होता है, मीन गठबंधन से बनी सरकार। तो इस तरह से जो रीजनल पार्टीज़ थी, मीन जो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज़ थी उनकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पड़ गई। और इस तरह से भी ये जो प्रोविज़न था स्टेट और सेंटर में की पावर की शेयरिंग का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। सुप्रीम